प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं 2021 का पेपर में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बीटेक का 7 सेमेस्टर का, उसमें आपका जो है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी जो सब्जेक्ट है ना। इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी ELP, इस सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका क्या आंसर्स हो सकते हैं, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्वेश्चंस है और उसका क्या उत्तर लिखना है। देखो डियर, यहाँ पे जो भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अगर रिपीट किया जाता है, इसका मतलब आप 21 नंबर से लेकर 28 नंबर तक, है ना, 21 नंबर से लेकर 28 नंबर तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपका जो पासिंग मार्क है वो सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके आप बना सकते हैं। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिए हैं और उसका क्या आंसर होगा वो आप समझ चुके हैं, तो आप आसानी से अपने सेमेस्टर पेपर को क्लियर कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। बहुत अच्छे नंबर से अगर आपको पास करना है तो आपको पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस पेपर को पास करना है तो उसके लिए PYQ जो है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो है, उसका सॉल्यूशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है कि लिस्ट द प्रोविजंस। प्रोविजंस कौन कौन से हैं इन इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो हमारे संविधान है उसमें, रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना, वातावरण को प्रोटेक्ट करना है मतलब बचाना है, उसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं हमारे संविधान में, उसके बारे में जो है यहाँ पे लिस्टिंग करना है। तो जो हमारा संविधान है उसमें कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जिसमें सबसे पहला जो प्रोविजंस है आर्टिकल 48A। ये जो आर्टिकल है ये हमें बताता है कि अ स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री। कोई भी देश हो, है ना, अपना देश भारत हो गया, है ना, कोई और भी देश हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, साउथ कोरिया हो सकता है, अफ्रीका हो सकता है, कोई भी देश हो सकता है। उस देश का जो स्टेट होगा, है ना, वो प्रोटेक्ट करेगा इन्वायरमेंट को और इम्प्रूव करेगा इन्वायरमेंट को। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से, तो उसके बारे में, जैसे इंडिया में अगर कई सारे राज्य हैं, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, है ना, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, कई सारे राज्य हैं। तो हर राज्य का जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का जो नियम है, कानून है, वो अलग अलग बनाए गए हैं। तो वो अपने हिसाब से कि उनके यहाँ फॉरेस्ट कितना है, वाइल्ड लाइफ कितना है, उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है, जो रूल्स रहते हैं, जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो आपका सेट किया जाता है। ये आर्टिकल 48A के अंतर्गत बोला गया है। दूसरा प्रोविजन है आर्टिकल 51A का जी। ये आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटी को बताता है कि हर एक जो सिटीजन्स है हमारे भारत का, उसका क्या कर्तव्य है ना, प्राथमिक ड्यूटी क्या है, काम क्या है। वो काम है कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सभी को प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना। उसके बाद आर्टिकल आता है 21। जो आर्टिकल 21 है, ये हमें ये बताता है कि राइट टू लाइफ, मैंने भाई हमें जीने की, है ना,
स्वतंत्रता है। हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। इसमें कोई रोक-टोक नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। अपनी ज़िंदगी मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या अप्लाई है कि भाई जो एनवायरनमेंट है वो उसको आप हानि ना पहुँचाएँ। अगर आप एनवायरनमेंट को हानि नहीं पहुँचा रहे तो आपका राइट है, आपका अधिकार है अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का। ठीक है? और अगर आप इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरप्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाएगा, इंटरप्ट करेगा। उसके बाद अगला आर्टिकल है 47। ये आर्टिकल बताता है स्टेट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग, है ना, पब्लिक हेल्थ के लिए, या प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स। ये जो है हर स्टेट्स अपने हिसाब से, जैसे अगर अपना बिहार में बात किया जाए तो अपना बिहार में दारू बैन है। मतलब दारू अगर पीते हैं, पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर ज़बरदस्त केस जो है ठोका जा सकता है। तो इस चीज़ से आपको क्या करना है, बचना है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हर स्टेट का अलग अलग लॉ होते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाकर दारू पी रहे हो, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बिहार में आकर दारू पीते हो तो आपको रोका जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आर्टिकल 47 में बोला गया है कि हर स्टेट का अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। कोई गरीबी में, कोई स्टेट ज़्यादा गरीब है तो उसके अनुसार उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा। कोई स्टेट बहुत ज़्यादा अमीर है, जैसे अगर स्टेट में बात किया जाए तो मुंबई, कोई व्यक्ति अगर मुंबई में है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा। कोई व्यक्ति अगर बिहार में है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होगा। पहनावा से लेकर पूरा वेशभूषा, बोलने की चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। ओके। उसके बाद अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इनैक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, बर्ड, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सभी को, और रेगुलेट करता है हंटिंग, वॉचिंग एंड ट्रेड को। मतलब कितना, कौन सी चीज़ों को हंटिंग करना है, किसको ट्रेड में यूज करना है, ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सारी चीज़ें लिखी गई है। उसके बाद अगला प्रोविजन आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये जो है बताता है कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है और कैसे डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए रेगुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 यानी 1980 के अंतर्गत पता चलता है। उसके बाद है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये हमें प्रिवेंट करता है एंड कंट्रोल करता है वाटर पॉल्यूशंस को, और मेंटेन और रीस्टोर करता है होल समनेस ऑफ वाटर को। मतलब कितना वाटर को मेंटेन किया जाए और कैसे रीस्टोर किया जाए वाटर को, वो चीज़ें जो है हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत जो है दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981। ये हमें बताता है कि कैसे एयर को कंट्रोल और प्रिवेंट किया जाए ताकि गुड क्वालिटी ऑफ एयर को हम लोग बनाए रखें या इम्प्रूव कर सके, उसके लिए। अगला जो कोड है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपेडिटस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, है ना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स हैं जो कि इफेक्टिवली कोई भी कानून को लागू किया जा सकता है, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत हमें जो है पता चलता है। या ये जो तमाम मैंने चीज़ें बताई, ये सारे प्रोविजंस है फॉर रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस।
अगला क्वेश्चन है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं। तो यहाँ पे जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स है वो एक तरीके का गाइडेंस होता है या गाइड होता है डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशंस वेयर साइंटिफिक नॉलेज अनसर्टेन होता है, मतलब जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज प्रॉपर नहीं होता है लेकिन पोटेंशियल रिस्क होता है फॉर एक्शन आर सिग्निफिकेंट। ओके, कई सारे कॉमन सिटेड वर्जन्स हैं ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, जो कि सबसे पहला है रियो डिक्लेरेशंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 स्टेट्स। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कौन से थ्रेड ऑफ सीरियस हैं या इरिवर्सिबल डैमेजेस है। लैक ऑफ फुल साइंटिफिक सर्टेनिटी शैल नॉट बी यूज्ड एज ए रीजन फॉर पोस्टपोनिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से रीज़न हैं जिसको पोस्टपोन करके कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स बनाया जा सकता है। दूसरा, विंग स्प्रेड स्टेटमेंट ऑन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल 1998 रीड्स, ये हमें बताता है कि वेन कोई एक्टिविटी रेज होता है थ्रेड ऑफ हार्म टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है इफ सम काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप आर नॉट फुल्ली एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिकली। उसके बाद अगला है यूरोपियन यूनियंस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स एज आउटलाइंड इन द ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन 1992 स्टेट। यह हमें बताता है कि इन केस वेयर साइंटिफिक एविडेंस इज insufficient, a member state may be precautionary measures, take provisional measures to avoid harm to human health। कोई भी चीज हो, देखो भाई सिंपल यहाँ पे है, सिंपल क्या समझना है कि कोई भी हानि अगर हमारे इन्वायरमेंट को या ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है तो उसको अवॉइड करना है, उसके लिए प्रिकॉशंस हमें दिया गया है, उस प्रिकॉशंस को सही से प्रॉपर तरीके से क्या करना है, पालन करना है। देखो कोई भी नियम बनाया जाता है या लॉ बनाया जाता है तो उसका एक इम्पोर्टेंस होता है, तो उस इम्पोर्टेंस को मेजर रखते हुए क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है। जैसे मान लो कि हमारा हाथ कट गया, तो हाथ कट गया तो सब भाई सबसे पहले अगर हाथ गंदा है तो उसको डिटॉल से धो, है ना, उसके बाद उस पर पट्टी बनाओ या बांधो। सेम चीज़ें हमें इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के साथ भी करना है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेनी है। अगर कोई किसी का तबीयत खराब हुआ या कुछ भी हुआ तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे प्रिक्योर किया जा सकता है, वो चीज़ें जो है यहाँ पे आपका दिया जाता है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराया है, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहा होगा। अगर इसी तरीके का और वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे ऐप इंजीनियर प्लस को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे सारी क्लासेस लेक्चर्स नोट्स सारी चीज़ें आपको दिया जाता है, डिटेल दिया जाता है ताकि आप अपने सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स में सही स्कोर कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप अपने सेमेस्टर्स में एक अच्छा स्कोर करें ताकि हमारा नाम रोशन हो। क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं कि हम भाई आपको अच्छा कंटेंट दिए हैं तभी आप दूसरे को बताइएगा। अगर हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आप सेटिस्फाई उस चीज़ से नहीं होंगे ना, तब तक आप दूसरे को रेफ़र नहीं कीजिएगा। तो दूसरे को रेफ़र करने के लिए आपको खुद को पहले अपने आप को जज करना होगा कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। अगर बेनिफिशियल है देन ओके, नॉट बेनिफिशियल देन उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी चाहिए वो चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताना होगा ताकि हम उस चीज़ में और भी इम्प्लीमेंट कर सकें। चैनल को